हेलो स्टूडेंट्स, सो टेस्ट 57 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल नीट के हिसाब से एक अच्छा पेपर है, बैलेंस पेपर है। 20 क्वेश्चंस को मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा, जिसको कि आप देख के रीड करके और छोटी सी कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो। एंड 15 क्वेश्चंस मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है, थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है या थोड़ा लैंग्वेज अच्छी है उस तरह से थोड़ा मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है हम बोल रहे हैं। एंड 7 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में मैंने कैटेगराइज किए हैं। 7 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं और 3 थोड़े एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट हैं, जिनमें कि थोड़ी लेंदी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है या कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है। तो इस तरह से 150 टू 160 इज़ अ गुड स्कोर, है ना। और कुछ नए पॉइंट्स हैं जो कि हमें कैरी करने हैं आगे के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग। मैग्नेटिक बार मैग्नेट है, 30, 60, 90, 135 पे रखी हुई है और हमें टॉर्क को कंपेयर करना है। सो गाइस, टॉर्क इज म्यू बी साइन थीटा, ओके, सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब वी नो थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, बट 135 को अपने को चेक करना है। तो वी नो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो साइन ऑफ 135 डिग्री इज sin of 180 degree minus 135 degree, which is sin of 55 degree, sin of 45 degree, sorry, sin of 45 degree. ओके, सो 45 डिग्री पे भी उतना ही टॉर्क होगा जितना कि 135 डिग्री पर होगा। तो यानी कि जो टॉर्क है 30 डिग्री पे सबसे छोटा होगा, देन 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 135 डिग्री, सो 135 डिग्री पे, एंड देन 60 डिग्री पे, एंड देन 90 डिग्री पे। तो अकॉर्डिंगली टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट है 4, देन थर्ड ग्रेटेस्ट है, एंड देन सेकेंड ग्रेटेस्ट है, देन फोर्थ है और देन 1 है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे टॉर्क इज म्यू बी कॉस साइन थीटा, इसके थ्रू हम लोगों ने गया और हम लोगों ने फॉर्मूला यूज में लिया, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो डबल स्टार कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। कंडक्टर है, रेजिस्टेंस आर है, स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली टिल इट्स लेंथ इज डबल। ध्यान रहे, उसी वायर को अपन ने डबल किया है लेंथ को, तो एरिया रिड्यूस होगा और फिर अपन ने इक्विलेटरल ट्राइंगल में अपन ने उसको बेंड किया है। तो आर इज रो एल बाई ए, और जब रीकास्टिंग करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहेगा, सो रो एल स्क्वायर अपॉन ए एल हमारा वॉल्यूम हो गया, सो प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सो आर डैश इज, हमने डबल किया लेंथ, तो आर डैश 4 टाइम्स आर के बराबर, यानी कि 12 ओम हो जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये साइड भी 4 ओम की है, ये साइड भी 4 ओम की है और ये साइड भी 4 ओम की है। तो हमें किसी साइड के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये 8 ओम सीरीज में आ रहा है और फिर 4 पैरेलल में आ रहा है। सो आर इक्विवेलेंट इज 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 विच इज़ 32 अपॉन 12 विच इज़ 8/3 ओम। तो डबल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है बट स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है प्राइमरी सेल ऑफ अ प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर। तो हम देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन से, फर्स्ट में मिस्टेक ये है कि एक्चुअली की लोकेशन गलत दे रखी है। की यहाँ पर है तो की हमारी रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ में होनी चाहिए, इसलिए गलत हो गया। सेकंड वाले में की पोजीशनिंग ठीक है बट पोलैरिटी रिवर्स कनेक्टेड है, इसलिए गलत हो गया। थर्ड वाले में की पोजीशनिंग भी ठीक है, पोलैरिटी भी ठीक है, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। एंड फोर्थ वाले में हम लोग देखें तो यहाँ की नहीं दी है जबकि की हमें चाहिए, तो इसलिए गलत है। तो सिंगल स्टार कैटेगरी में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारा। सीरीज एलसीआर सर्किट, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इज 10, कैपेसिटर इज मूव्ड, देन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो since VC RMS is equal to VL RMS is equal to VR RMS, that indicates that XC is equal to XL is equal to R, okay, and VC minus VL का square plus VR RMS का square under root is applied VRMS. So VC and VL are equal, so applied VRMS is equal to VR which is 10 volt. All right, तो हम C को रिमूव कर देंगे, तो VC स्क्वेयर प्लस VL स्क्वेयर इज इक्वल टू V स्क्वेयर। नाउ VR स्क्वेयर प्लस VL स्क्वेयर इज इक्वल टू V स्क्वेयर, एंड हमारा जो VR और VL है वो बराबर है, सो VL इज V बाई √2, दैट इज 10/√2 वोल्ट। तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है। डबल स्टार कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। स्टडी स्टेट करंट थ्रू L1 इन द सर्किट। गाइस, स्टडी स्टेट में इंडक्टर वायर की तरह एक्ट करेगा, इंडक्टर वायर की तरह एक्ट करेगा, और हमें ये कॉन्सेप्ट यदि नहीं मालूम है तो याद रखना है कि इंडक्टर जब पैरेलल में होंगे, तो इनमें करंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा I1 और I2 का,
दैट विल बी I1 अपॉन I2 इज L2 अपॉन L1। ये हमें रिलेशनशिप ध्यान रखनी है। कहाँ से आ रही है एक्चुअली, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा बराबर है, L1 di1/dt बराबर L2 di2/dt। तो यहाँ से रिलेशनशिप आ रहा है। तो IIT में भी, जेईई मेंस में भी इन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और नीट में भी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई इंडक्टर्स जब पैरेलल में है तो करंट्स इंडक्टेंसेस के इनवर्स रेशो में डिवाइड होगी। तो सर्किट में जो स्टडी स्टेट करंट है वो है हमारी V0/R। इंडक्टर्स तो वायर की तरह एक्ट करेंगे। अब हमें I1 चाहिए तो L2 अपॉन L1 के रेशो में डिवाइड हो रही है। सो I1 इज L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू टोटल करंट विच इज़ V0/R। तो डबल स्टार कैटेगरी में रखें और यदि कॉन्सेप्ट आपको पहले नहीं आता है तो आगे से स्टैंडर्ड है, सीखना है अपने को। चार्जेस आर placed at the vertices of a square if the charges A and B are interchanged with C and D। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है कि एक साइड पे -q है, एक साइड पे +q है, बस फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो ओनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल चेंज। सिंगल स्टार कैटेगरी में डालेंगे हम लोग। पार्टिकल ऑफ मास 2g चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहाँ क्वेश्चन में एक्चुअली एनटीए ने इसको 1 मिलीकूलम लिया हुआ है कैलकुलेशन में। उन्होंने जो आंसर दिया है हम माइक्रोकूलम के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले 1 मीटर के सेपरेशन पे है, फिर 10 मीटर के सेपरेशन चले गए। सो इनिशियल एनर्जी kq² प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज kq² इंटू काइनेटिक एनर्जी विच इज ½ mv²। तो रीअरेंज करें तो v की वैल्यू आ रही है हमारी 2/m kq² 1/r1 माइनस 1/r2 होल अंडर रूट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हम लोग। सो 2 9 इंटू 10⁻9 10⁻−12 अपॉन m विच इज़ 2 ग्राम, 2 इंटू 10⁻−3 एंड 1/1 माइनस 1/10। सो दैट इज़ 9/10। तो 2 कैंसिल हो रहा है एंड 10⁻−12 10⁻−12 ये कैंसिल हो रहा है। सो 9/10, सो दिस इज कमिंग आउट 9/√10। जबकि आंसर 90 मीटर गिवन है वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने 1 माइक्रोकूलम को 1 मिलीकूलम कंसिडर किया है। तो बोनस रहेगा और आपको अब दोबारा सॉल्व करना है तो इसको फर्स्ट चार्ज को 1 मिलीकूलम लेके सॉल्व करें। सो डबल स्टार कैटेगरी में रखेंगे। 7th में हमें दिया हुआ है 8th क्वेश्चन में यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज लूप रखी हुई है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज लूप में फोर्स मैग्नेटिक 0 होगा, ये कॉन्सेप्ट हमें याद है। दैट मीन्स जो F4 होगा वो माइनस ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर होगा, क्योंकि चारों का सम मिला के 0 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग F2 F1 और F3 ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यदि हम F4 का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा हमारा F3 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर होल अंडर रूट। ये वेक्टर्स से मालूम पड़ रहा है। डबल स्टार कैटेगरी में हम लोग इस क्वेश्चन को रख रहे हैं। 8th क्वेश्चन। नाउ इसको थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में रख रहे हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि भाई टोटल फोर्स 0 होगा और फिर वेक्टर्स की एप्लीकेशन से आ रहा है, तो इसलिए अपन इसको ट्रिपल स्टार कैटेगरी में रख रहे हैं। नाउ 9th क्वेश्चन पर आ जाए अपन। साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में जब एक डी से दूसरे डी में मूव करेगा तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा गैप में, और एक कंप्लीट टर्न में 2 बार एक्सेलरेट होगा। एक बार D1 से D2 में जाएगा और एक बार D2 से D1 में जाएगा। तो पोटेंशियल गैप 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है हमें। तो एक सिंगल मोशन में 100 keV से एक्सेलरेट होगा और 2 बार टर्न कर रहा है तो 200 keV से। तो एनर्जी गेन्ड इन single turn is 200 keV. So number of turns is total energy upon energy gained in single turn. So this is total energy हमारी है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 20 इंटू 10⁻6 और सिंगल टर्न में मिल रही है हमें 200 keV। सो 200 इंटू 10⁻3। तो सॉल्व करने पे ये हमारा आ रहा है 100 टर्न्स। तो थोड़ा पढ़ के समझने वाला क्वेश्चन है। अपन इसको डबल स्टार कैटेगरी में रख रहे हैं। साइक्लोट्रॉन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार NCERT में से अपन पढ़ें इसको। कॉम्पोजिट स्लैब AB थर्मल कंडक्टिविटीज K1 K2 K1:K2 इज 1/2। टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 12 डिग्री सेल्सियस है और A के अक्रॉस अपने को टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो A और B आपस में सीरीज़ में है, A और B आपस में सीरीज़ में है और टोटल टेम्परेचर डिफरेंस
12 डिग्री सेल्सियस है, हमें डेल्टा TA की वैल्यू चाहिए कितनी है। तो गाइज हीट करंट सेम रहेगी, हीट करंट सेम रहेगी, तो KA इंटू एरिया इंटू डेल्टा TA अपॉन L इज इक्वल टू KB एरिया डेल्टा TB अपॉन L. So delta TA upon delta TB is KB upon KA. KB हमारा twice of KA है, so this is 2:1 and हमें मालूम है total temperature difference delta TA plus delta TB is equal to total temperature difference which is 12 degree Celsius. So delta TA कितना होगा 2/2 plus 1 into 12, so that is 8 degree Celsius. So 2 स्टार कैटेगरी में रखेंगे, हीट ट्रांसफर में क्वेश्चन है। आइडियल गैस P1 V1 से P2 V2 लेके जा रहे हैं एडियाबैटिकली, देन इट इज़ एडियाबैटिकली पहले आइसोथर्मली एंड देन एडियाबैटिकली कंप्रेस टू ओरिजिनल वॉल्यूम V1। प्रेशर P3 वर्क हम लोगों को देखना है, इफ W इज वर्क डन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें हमेशा डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमें PV डायग्राम बनाना आना है। और गाइस ये ध्यान रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप -P/V है और एडियाबैटिक का स्लोप -γ/P/V है, तो एडियाबैटिक का कर्व स्टीपर होगा। तो पहले अपन P1 V1 से आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहे हैं, तो P1 V1 से आइसोथर्मली एक्सपैंड किया, तो ये V1 वॉल्यूम से हम V2 वॉल्यूम पे आ रहे हैं। अब सेम वॉल्यूम पे अपने को एडियाबैटिकली कंप्रेस करके लेकर आना है, तो क्योंकि कर्व स्टीप है तो ऐसे में ये कर्व इस तरह का है। तो ये हम P1 प्रेशर था, ये P2 प्रेशर है और ऊपर हम अभी जा रहे हैं P3 प्रेशर पे। तो हमें दिख रहा है ग्राफ से कि P3 इज ग्रेटर देन P1 एंड ग्रीन वाले कर्व में वर्क ज़्यादा हो रहा है मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू येलो, सो नेट वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। सो गुड क्वेश्चन, डबल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे और इस तरह से ग्राफ बनाना अपने को अच्छी तरह से आना चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस VT डायग्राम गिवन है, PV डायग्राम अपने को देखना है, तो पहले A to B देख लेते हैं। तो A to B में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आइसोबारिक एक्सपेंशन हमारा है ये। तो आइसोबारिक एक्सपेंशन, तो A to B में आइसोबारिक एक्सपेंशन देखिए A में है, A to B यहाँ पे तो प्रेशर चेंज हो रहा है, A to B यहाँ पे भी प्रेशर चेंज हो रहा है, A to B यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, तो केवल एक ग्राफ, तो सिंगल स्टार में रखेंगे, बस एक ही पार्ट को सॉल्व करके आंसर आ रहा है। इनिशियल प्रेशर PV वॉल्यूम दिस, फर्स्ट इट इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 4V, देन कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू वॉल्यूम V, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। तो जो सिंस V2 4 टाइम्स V1 है आइसोथर्मली, सो जो P2 है वो हमारा P1/4 हो गया। अब जो V3 है वो हमारा इनिशियल वॉल्यूम V1 के बराबर है, तो हमें प्रेशर निकालना है P3 कितना होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन लगाते हैं हम लोग, P3 V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P1/4 4V1 रेज़ टू पावर गामा। सो P3 इज P1/4 रेज़ टू पावर 4 गामा 3/2, so that is P1/4 into 8, so that is 2P1। तो डबल स्टार की कैटेगरी में रख रहे हैं, सॉल्वेबल क्वेश्चन है। लॉन्ग मेटालिक वायर ऑफ लेंथ L टाइड टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड देन मास इज स्लाइटली पुल्ड एंड रिलीज, टाइम पीरियड निकालना है। तो ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअली जो वायर है, यदि हम ऑसिलेशंस की बात करें तो वायर भी हमारा एक स्प्रिंग के इक्विवेलेंट ही है, और वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको ऑन द स्पॉट ध्यान करना हो तो डेल्टा L is FL upon AY for a wire in longitudinal stress. So F upon delta L, which is K, F upon delta L, which is K, is AY/L। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है हमारा यहाँ पे AY/L हो गया। तो दो स्प्रिंग्स हैं हमारी, फर्स्ट स्प्रिंग है AY/L की और सेकेंड स्प्रिंग K की है, और ये दोनों पैरेलल में है। तो K इक्वलेंट जो होगा K1 K2, so AY/L into K upon AY/L plus K, so that is AYK upon AY plus KL। तो अब हमें कैलकुलेट करनी है टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई m/K इफेक्टिव, सो m और K इफेक्टिव है AYK अपॉन AY प्लस KL। तो पहले वायर का इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला,
फिर पैरेलल में स्प्रिंग्स हैं उसको यूज़ में लिया और उसके बाद में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो 14 क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपने एक्साइज शीट में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। 15th क्वेश्चन पहले के टेस्ट में भी आया हुआ है। ए बी सी आइडेंटिकल मासेज हैं, टेम्परेचर 12, 19, 28 है। ए बी को मिक्स कर रहे हैं तो टेम्परेचर 16, बी और सी को मिक्स कर रहे हैं तो 23, तो ए और सी को मिक्स करने पे कितना होगा। तो गाइज हमें इक्वेशन सी सेटअप करनी पड़ेगी। एक्चुअली हमें स्पेसिफिक हीट नहीं मालूम है, तो ए और सी के स्पेसिफिक हीट का रेशो चाहिए होगा हमें। तो पहले ए और बी में हम लोग लगाएं, तो ए और बी में लगाएं तो एम एस ए एंड 16 - 12 इज इक्वल टू एम एस बी और टेम्परेचर हमारा हो रहा है 19 से 16, सो 19 - 16 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से एस ए अपॉन एस बी ये हमारा आ रहा है 3/4। सिमिलरली एम एस बी अब बी और सी में लगा रहे हैं। एम एस बी टेम्परेचर चेंज हो रहा है 19 से 23, सो 23 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस बराबर एम एस सी और टेम्परेचर आ रहा है 28 से 23। तो यहाँ से हम एस बी अपॉन एस सी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग 5/4। नाउ वी वांट एस ए अपॉन एस सी, सो एस ए अपॉन एस सी यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें गाइस तो एस ए अपॉन एस बी इंटू एस बी बाई एस सी, सो वी आर गेटिंग एस ए अपॉन एस सी, सो दैट इज़ 3/4 इंटू 5/4 दैट इज़ 15/16। अब इसको अपन ए और सी में विल यूज़ फॉर ए एंड सी। तो एम एस ए और टेम्परेचर हमारा 12 से टी होगा, सो टी - 12 डिग्री बराबर एम एस सी एंड टेम्परेचर वी आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम 28 टू टी, सो 28 - टी। नाउ गाइज एस ए अपॉन एस सी अपना 15/16 है, सो 15/16 टी - 12 डिग्री इज इक्वल टू 28 डिग्री माइनस टी। इसको हम लोग रीअरेंज करें तो t की वैल्यू हमारी आएगी 628/31 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन में एक ही है 20.25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम ट्रिपल स्टार कैटेगरी में रखे हैं। थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, एक्चुअली मतलब नीट के हिसाब से तो मुझे लगता है कि फर्स्ट गो में इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, तो 4th स्टार कैटेगरी में डालें। आपके पास टाइम बचता है तो आप रिटर्न करिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टाइम सेव करके, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है इसीलिए। इसीलिए अपन ने इसको 4th स्टार कैटेगरी में रखा है। 16 डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम डेंसिटी गिवन है। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने यूनिट्स गलत दे रखी है, बट इट इज़ वॉल्यूम डेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, टेंशन गिवन है और स्पीड निकालनी है हमें। तो स्पीड इज F/μ, बट ध्यान रहे म्यू लीनियर मास डेंसिटी होती है, तो इसको वॉल्यूम मास डेंसिटी रिलेट करेंगे अपन। F/μ इज रो इंटू ए, डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो सिंगल स्टार कैटेगरी में क्वेश्चन है। चेकअप द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग। Constant velocity and still have a varying speed? No. Constant speed but varying velocity? Possible because of change in direction. Constant speed but cannot have acceleration? nahi. In uniform circular motion, speed is constant but the object has acceleration because of change in direction. So option B is the only correct option. Single star category. Car is moving, car mass m, speed v, turned by 90 degree on curve of radius 628, length 628, centripetal force. तो पहले हमें रेडियस चाहिए होगी, विल रिक्वायर रेडियस, सो एल इज 2πr/4, इट इज क्वार्टर ऑफ सर्कमफेरेंस, सो 2πr/4, सो वी आर गेटिंग एल आर इज 2l/π. नाउ एफ इज mv²/r and r is 2l/π, so 2l/π. Now substitute the data, 3.14, 628, these are multiples, so 10⁻³ v square 16 into 16 pi 3.14 upon 2 into L, which is 628. So 3.14, this is 200, so 4 4s are 16, so 6640 Newton. तो सिंगल स्टार कैटेगरी में रखेंगे, सॉल्वेबल क्वेश्चन है। Particle is moving on a rough surface, speed v0, 3/4 of kinetic energy is lost. That means K final is K initial by 4. So V final is V initial by 2. Now apply equations of motion. So V/2 is equal to V plus acceleration minus mu g into T0. By rearranging we can get mu, which is V0 by 2g T0. So I think single star category, easy solvable question. Block of mass m is on a rough surface, coefficient of friction 0.4. Man is pulling on the block by applying a horizontal force if the surface exerts a force. So guys, surface exerts a force. So we have been asked contact force, which is summation of normal reaction and friction. So R is
n square plus f square under root. So range of R is from n to f max. See, n is fixed, but f is maximum mu n. So this is mu square plus 1 under root. This is range of R. So here n is mg. So from 700 to 700 into 1 plus 0.16. So 700 to some greater part. So C is the only choice. We need not calculate it. Since f may be greater than 754, see, this is the range from 700 to a certain upper limit. So only C option matches with our theory. So I will put this question in 3-star category, and we need to memorize this concept that R vector is n vector plus f vector. So R lies in the range n to 1 plus mu square under root into n. So now let's move to question number 21. Block of mass m stationary with respect to a wedge of mass capital M moving uniformly with speed uniform. So wedge is moving uniformly. That means acceleration of wedge is 0. And since block is not sliding on the wedge, so its acceleration is also 0. So in ground frame, the net force on the block as well as wedge is 0. So if we draw the free body diagram of block, this is mg sine theta. And since the block is at rest in ground frame, that means friction should balance mg sine theta. So value of frictional force is mg sine theta. Now displacement is in this direction, v naught, v into t naught. This is displacement. And angle between friction and displacement, this angle, guys, this angle is theta. If this is theta, so this is 180 degree minus theta. So W is Fs cos theta. So W by friction is frictional force, which is mg sine theta, into displacement, which is Vt, into cos of angle between them, which is 180 degree minus theta. So this is minus mg sine theta cos theta into Vt. Now we know 2 sine theta cos theta is sine 2 theta. So this is minus mg Vt sine 2 theta by 2. So we'll place this question in 3-star category, 4-star category for biology students, because you need to know the trigonometry formula. Sine 2 theta is 2 sine theta cos theta, and you need to find out friction and then angle between friction and displacement. Or the other way around, you could have also done it by saying that work is force multiplied by displacement in the direction of force. So displacement in the direction of force is Vt cos theta. So you could have written friction into Vt cos theta. This is displacement along friction, and with negative sign because both are in opposite direction. And now substitute friction value, which is mg sine theta, and then sine theta cos theta is sine 2 theta by 2. So I have put it in 4-star category. It's a difficult question for biology students. Now we are given a uniform disk, a uniform plate having same surface area mass density area, and we are supposed to find out the position of center of mass relative to the center of the disk. Relative to the center of the disk. So from this point, this is our origin. So with respect to this point, we are supposed to find out the center of mass of the system. So we know, guys, if we have m1 and m2, two particles separated by distance d, so distance of center of mass from first particle is m2d upon m1 plus m2. So in the same manner, distance of center of mass from the center of the disk is m2d upon m1 plus m2. Center to center distance is d. So m2d is upon m1 plus m2. Now m is proportional to area. So this is a2 upon a1 plus a2 into d. And a2 is d square. a1 is pi d square by 4 because d is diameter into d square by d. So solve करने पे we are getting 4d upon 4 plus pi right to the center of the disk. So 2-star category, solvable. T equals 0, we are given velocity of the two particles in positions, and we are supposed to find out position of center of mass at t equals 2 seconds. So just by observing, just calculate the velocity of center of mass. So if we calculate velocity of center of mass, which is m1 v1 plus m2 v2, so 5 into 1 plus 1 into minus 3 upon 2. So this is 2 meter per second. So velocity of center of mass is 2 meter per second, and because of mutual attraction, this velocity will remain unchanged. They are moving under the influence of their mutual attraction, and that internal force will not affect the velocity of center of mass. So this will remain same. So xcm final, guys,
is equal to xcm initial plus vcm into delta t. I have applied displacement equals velocity into time. So final position is initial position plus displacement. So I know initial position of center of mass, xcm is m1 x1, which is 1 into 0, plus m2 x2, which is 10 into 0 upon 1 plus 1. Or you could have directly said that the center of mass will lie exactly halfway, since the two particles are identical. So 0 to 10, so halfway is 5, and we are also getting 5. So xcm initial is 5, vcm is, we have calculated 2 into delta t, which is 2. So just a minute, xcm initial is 5 and velocity of center of mass is 1. Here we have made calculation mistake. This is 1, so this is vcm is 1, so this is 7 centimeters. So this is a good question. I have placed it in 3-star category. Next, nucleus moving with velocity v emits two particles v1 and v2, masses m1 and m2, so momentum will remain conserved. So mv is equal to m1 v1 plus m2 v2. So direction of v will be same as that of m1 v1 plus m2 v2. So option C. So 24th we have placed in single star category. Now next, particle moves in a circle of radius r with angular speed 2 revolutions per second. The acceleration of the particle, so omega is 2 revolution per second. So revolution is 2 pi radian. So 2 into 2 pi radian per second. Now acceleration is in meter per second square. So that is omega square r. So we can calculate. So single star category. Change in velocity value of g at a height h above the surface of earth when both x and h are much smaller than the radius of the earth. So we can use approximation formula. So delta g by g for height h is minus delta h by h, and for depth d this is minus 2 delta h by h, and for depth d this is minus delta d by d. So since we have same change in g, so delta d is twice of delta h, so x is 2h. So single star category. An artificial satellite has total energy E naught, then potential energy is. So we know that total energy is minus gmm by 2r and potential energy is minus gmm by r. So u is twice of E naught. So single star category, easy question. Particle of mass m is acted upon by this, then the particle is at rest at the origin, then displacement will be SHM. That means x will vary simple sinusoidally with time. And then we say velocity will be simple harmonic. We mean to say that v is varying sinusoidal manner. Acceleration will be simple harmonic. That means acceleration will be varying in sinusoidal manner. Particle will move with constant velocity. So guys, see, acceleration is not proportional to minus x. So x will not be simple harmonic. And since x is not simple harmonic, and similarly velocity will not vary in sinusoidal manner, so acceleration is f upon m, which is t square by m minus kx by m. So acceleration is not proportional to minus x, so we won't say that displacement is simple harmonic, right? But suppose हम इसको differentiate करें, तो एक differentiation में t eliminate होगा, फिर एक और differentiation में t eliminate होगा, and then a के डबल डेरिवेटिव और x के डबल डेरिवेटिव यानी कि d2a by dt2 और एक्सेलरेशन में कुछ रिलेशन आएगा. सो लेट्स ऑब्जर्व दैट. सो dA by dt is 2t by m minus k by m dx by dt, which is v. d2a by dt2, which is 2 by m minus k by m into dv by dt, so that is a. So d2a by dt2 is minus of k by m a minus 2 by k, a minus 2 by k. So see, double derivative of acceleration is directly proportional to negative of a, है ना. So ये उसी फॉर्मेट में आ रहा है कि d2x by dt2 is kx minus x naught. तो हम बोलते हैं x सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है, तो ऐसे d2a by dt2 is proportional to a minus a naught. So we'll say a is varying simple harmonically. So I have placed this question in 4-star category, difficult question. In an experiment to find the loss of energy with respect to time in case of swinging pendulum, the graph between amplitude square and time. So guys, ये question पहले भी एक टेस्ट में आया हुआ है. Amplitude damped oscillation में exponentially वेरी करेगा. Amplitude जो है a बराबर a नॉट e to the power minus bt by
2m. And so square of amplitude will be proportional to e to the power minus bt by m. So graph should be exponential. So this graph is exponential. A square is proportional to a exponentially decreasing. So I'll put A is the correct option. Single star category. Double star category रखेंगे. A ball falling in a lake of H shows a decrease of volume 1%, 0.1%. The bulk modulus is this. So we'll use the definition of bulk modulus. So definition of bulk modulus is B is minus delta P upon delta V by V. So delta P, H height से ball fall की है, तो rho GH is change in pressure, and delta V by V 0.1%, so 10 to power minus 3, and decrease हुआ है तो minus 10 to power minus 3. So 10 to power 3 into 10 into H, which is 200 upon 10 to power 3. So this is 10 to power 3, minus 3, sorry, 10 to power minus 3. So this is 2 into 10 to power 9. So double star category, but solvable. Very narrow capillary tube. If cross-sectional area is reduced to 1/4, then water will rise. So we know in capillary action, H is proportional to 1 upon R. And area is made 1/4, so radius is made half. So H dash will be double of H. So single star category, 40 centimeter. MI of a disc through a center normal to its plane is I. So MI of this disc, MI of disc, this is I equals mr square by 2. Now if the disc is folded along a diameter such that two halves are mutually perpendicular, so like we are saying that this is one part and this is another part. So since both the parts are perpendicular to the axis, like we have this disc and diameter is this, right? So moment of inertia about the diameter is mr square by 4 from parallel axis theorem, and on folding the half part by 90 degree, mi will remain same since mass distribution about the axis has not changed. So mi will be mr square by 4 only. That means half of initial value. So this should be I by 2. So C is the correct option. So I'll place this question in 3-star category because language is a bit difficult. 3 blocks A, B, C. A collides with B, B collides with C, and coefficient of restitution 0.5. So first we'll apply equation between A and B. So momentum conservation, mVB plus mVA is equal to MUA, and then VB minus VA is E times 0 minus UA. On solving these two equations, we are getting VB equals 3 by 4 times UA. Now when B and C collides, same situation, so VC will be equal to 3 by 4 VB. So that is 9 by 16 UA. Now UA is given 10, so 90 by 16 meters per second. So 16 5.6. So this is the correct option. I place this question in 3-star category. Good question to solve. अल्फा पार्टिकल ए बी सी 3 बीम्स है, उनके करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड बीम्स जो हैं वो ट्रांसमिट ए डैश सी डैश एंड बी डैश है. तो गाइस बी डैश 180 डिग्री से टर्न हो रही है. तो ऐसे बिल्कुल 1 in 20,000 पार्टिकल्स वी नो टर्न्स बाय 180 डिग्री. सो इन ट्रांसमिट इन बीम बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज लीस्ट, एंड ए और सी में देखें तो सी का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है ए की कंपैरिजन में. तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स गोज अनडिफ्लेक्टेड और डिफ्लेक्ट बाय वेरी स्मॉल अमाउंट. सो ए हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बी हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड सी हैज़ इंटरमीडिएट. सो करेक्ट ऑप्शन इज A. So this is a good question. I have placed it in 2-star category. According to Bohr model, magnetic field due to motion of electron. So we know magnetic field. So the motion of electron is equivalent to a current carrying loop. So magnetic field is mu naught I by 2R, and I is charge into frequency. So that is E into frequency, which is V into 2 pi R. So this is proportional to V upon R square. Now V is Z by N, and R square.
r is proportional to n square, so r square is proportional to n to the power 4. So this is proportional to 1 upon n to the power 5. So I place it in 3-star category, 1 upon n to the power 5. Activity reduces to 1/3 of the original value in 9 years after further lapse of 9 years. तो एक्सपोनेंशियल डीके में बराबर टाइम इंटरवल में फ्रैक्शनल या परसेंटेज चेंजेस बराबर होंगे. तो फर्स्ट 9 years में 1/3 हो रहा है, तो नेक्स्ट 9 years में उसका 1/3 होगा. सो 1/3 of 1/3, so that is 1/9. तो आई प्लेस इन 3 सिंगल स्टार कैटेगरी. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें अपन. सो दिस इज स्टैंडर्ड सिचुएशन. हमें ए और बी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम रिक्वायर्ड है, इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रिक्वायर्ड है. दैट मीन्स वर्क फंक्शन ए का स्मॉलर है. ओके, सो स्टैंडर्ड सिचुएशन है, सिंगल स्टार कैटेगरी में रख रहे हैं. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स जो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ये भी स्टैंडर्ड ग्राफ है. मैं इसको भी सिंगल स्टार कैटेगरी में डाल रहा हूँ. लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन, ये भी स्टैंडर्ड सिचुएशन है. कॉमन बेस एमीटर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर अल्फा गिवन है अपने को. चेंज एमीटर करंट डेल्टा आई ई गिवन है. डेल्टा आई सी निकालना है. सो वी नो दैट डेल्टा आई सी इज अल्फा डेल्टा आई ई. डेल्टा आई सी इज अल्फा डेल्टा आई ई. तो सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको भी सिंगल स्टार कैटेगरी में ही हम लोग रख रहे हैं. करंट गेन वी आर गिवन एंड लोड रेजिस्टेंस आर एल गिवन, आर आई गिवन एंड हमें निकालना है ए वी. सो ए वी वी नो ए वी इज अल्फा इंटू आर एल बाय आर आई. सॉल्व कर सकते हैं. सिंगल स्टार कैटेगरी में हम लोग रखेंगे. डिस्पर्सिव पावर गिवन म्यू वी एंड म्यू आर. सो गाइज डिस्पर्सिव पावर, ये थ्योरी आपको सीखनी है यदि अभी भी नहीं आती है तो. डिस्पर्सिव पावर इज एंगुलर डाइवर्जेंस अपॉन मीन डिविएशन. सो एंगुलर डाइवर्जेंस इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इंटू ए एंड सॉरी एंगुलर डाइवर्जेंस इज डायरेक्ट हम लोग एक्सप्रेशन यूज में लेते हैं. सो एंगुलर डाइवर्जेंस इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए एंड मीन डिविएशन इज म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1 इंटू ए. तो ए कैंसिल हो जाएगा. अब म्यू वी माइनस म्यू आर, तो म्यू वी माइनस म्यू आर की अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोनों को सबट्रैक्ट करके. तो दिस विल कम आउट 0.0085 एंड म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2. सो म्यू वी प्लस म्यू आर इज 3.0375 बाई 2 माइनस 1. तो गाइज ये जो नंबर है ये 1 से छोटा ही आना है. एक ही ऑप्शन गिवन है 1 से छोटा, तो अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तो इसको मैंने ट्रिपल स्टार कैटेगरी में रखा है. ये थियरी है, मालूम होनी चाहिए. एक फेस सिल्वर्ड है, दूसरे पे 45 डिग्री पे इंसिडेंट किया और रे रिट्रेस कर रही है. गाइज आई गिवन है 45 डिग्री, रिट्रेस कर रही है. दैट मीन्स आर डैश 0 है. आर डैश 0 है, दैट मीन्स वी नो आर प्लस आर डैश इज ए. So if r dash is 0, that means r is a and a is given 30 degree. So we know I, we know r, we can apply Snell's law. So 1 into sine 45 is equal to n into sine 30. So n is √2. So 2-star category, solvable है. Beam of light lambda falls on a single slit, then distance between the first dark fringes. So width of central maxima, that is twice of lambda capital D by A. Solve कर सकते हैं single star category में. Two Polaroids such that no light is emitted from the second Polaroid. तो first Polaroid की जो axis है and second Polaroid की जो axis है वो mutually perpendicular है. इसीलिए यहाँ से light emerge नहीं कर रही है. This is first and this is second. Now third Polaroid is placed such that its transmission axis is at an angle theta from the axis of first. It is at theta. तो यहाँ पे I नॉट इंसिडेंट कर रही है. इधर I नॉट बाई 2 आएगी, इधर I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा आएगी, और इधर ये थीटा एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा होगा. तो थर्ड की एक्सिस से सेकंड की एक्सिस 90 माइनस थीटा पर है. सो दिस फाइनल इंटेंसिटी इज I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा and cos square 90 degree minus theta. Cos of 90 minus theta is sin theta. So I naught by 2 cos square theta sin square theta. Guys, cos theta sin theta is sin 2 theta by 2. So this is I naught by 8 sin square 2 theta. तो थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है. इसको डबल स्टार कैटेगरी में रखेंगे. तो ओवरऑल